हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज डे डे बता देती हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि आपको लगता है कि डे, और कुछ ने जैसे कमेंट किया था कि आपके अभी भी मटर हैं, तो अभी भी हमारे मटर चल रहे हैं। और ये बोल रहे होंगे कि काफी पुराना वीडियो है। नहीं जी नहीं, मेरे हार्डली कहीं ज्यादातर 2-3 दिन पुराने वीडियो होंगे, वो भी ब्लॉग ज्यादा। कई बार क्या होता है, एक दिन के 2 ब्लॉग बन जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। पर जब बन जाते हैं तो वो मुझसे एडिट नहीं हो पाते और अपलोड होने में फिर जैसे वो 1-2 दिन लेट हो जाते हैं। बाकी मेरे फ्रेश सारे होते हैं, बहुत पुराने वीडियोस में नहीं रखती हूँ सारे। बस ज्यादा 1-2 दिन आपको पीछे का ब्लॉग मिलेगा। जैसे संडे का ब्लॉग होता है, वेडनेसडे को मिल जाएगा अगर 2 ब्लॉग मेरे एक दिन के बन गए हैं, वैसा होता है। बाकी बहुत पुराने ब्लॉग्स नहीं होते हैं। और आज ये डे है थर्सडे और डेट है आज 20 मई। आज मैं आपके साथ ना अपनी डिलीवरी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं पहले नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी ये मैं बनाऊं उस टाइम जब हमारी फैमिली काफी बड़ी हो, मतलब हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो काफी बड़ी हो, 1 लाख के आसपास हो, तब मैं इस स्टोरी को सुनाऊंगी। और जब मैं इसके बारे में आपको सुनाऊंगी तो मैं चाहती थी, स्टोरी नहीं है सॉरी, मेरी डिलीवरी स्टोरी है सेकंड बेबी की। तो वो शिवा। और जैसा मैंने अपनी वीडियो में टाइटल डाला था कि मेरी ट्विंस बेबी थे और एक कहाँ गया, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ट्विंस बेबी डिलीवर किए थे मैंने। और ये मैं क्यों बना रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लगा मुझे ये बनानी चाहिए वीडियो। क्यों लगा वो मैं बता देती हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी ना कि मैंने ट्विंस बेबी डिलीवरी के बाद इस ड्रिंक को पीकर 10 kg वेट लॉस किया, वेट कम किया। ये मैंने डाला था, यहाँ मैंने पेट कम किया लिखा है वीडियो में। ये वाली मेरी वीडियो है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो ये। तो इसमें मुझे एक कमेंट आया कल वेडनेसडे को, उसमें देखिए। और ये मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं। इनको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। हाँ, मतलब हमारी कुछ बातों को लेके हो सकता है मैं झूठ बोलती हूँ, जैसे कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम या कुछ, वो मैं शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। मैं चाहती हूँ पॉजिटिविटी रहे, और जो शायद हर घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी तो वो मैं शेयर नहीं कर सकती आपके साथ, उसके लिए सॉरी। उसके लिए हो सकता है कि मैं कभी झूठ बोल दूँ, अदरवाइज मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, आप मुझे बिलीव कर सकते हो। तो ये है माया बागमरे, जो देखते हैं शायद मुंबई से हैं अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। और मैं बहुत सबके कमेंट पढ़ती हूँ। आजकल मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, बस हार्ट दे रही हूँ जो भी कमेंट मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो मेरी आइज पे ना बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। और इसके अलावा 2 चैनल और हैं तो उनको मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ आजकल। और आंखों में उस वजह से मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, तो मैं नहीं किसी भी कमेंट। और जब मैं कमेंट पढ़ने लगती हूँ, जैसे अभी लेटूंगी तो थोड़ी देर कमेंट पढ़ूंगी, तो लगभग 2 घंटे उन कमेंट को पढ़ने में ही लग जाते हैं। उसके बाद शाम को फिर से करती हूँ या बीच बीच में करती रहती हूँ रिप्लाई जैसे। तो आप समझ ही सकते हो कितना टाइम मुझे जाता है कमेंट। अच्छा चलिए, फटाफट से मैं इनका कमेंट आपको सुना देती हूँ। माया वाघमरे है ये, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ। आप मेरी हर वीडियो देखते हैं उसके लिए थैंक यू, और आप मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, थैंक यू आप। और ये वीडियो मैं स्पेशल आपके लिए बना रही हूँ। तो अगर मुंबई से नहीं हो, प्लीज रॉन्ग होंगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उन्होंने लिखा है इस वीडियो पे, जो मैंने अपनी ट्विंस बेबी डिलीवरी को मैंने बताया था कि मैंने कैसे मैंने अपना वेट कम किया, 58 से 48 कैसे किया। तो वो लिख रहे हैं कि आपकी हाइट तो बहुत लगती है, फिर 58 kg कहाँ ज्यादा है। वेट ऊपर ऊपर से आप पहाड़ों में रहते हो तो ऑलरेडी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वेट तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, आपके 2 ही बच्चे हैं, है ना। बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है, फिर ट्विंस बेबी कहाँ से हो गए। पता नहीं हम लोग आप यूट्यूबर्स पर कितना विश्वास करते हैं, और आप लोग ऐसा झूठ क्यों बोलते हो। मैं तो कितनी प्यार से आपकी हर वीडियो देखती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। थैंक यू आपका इसको बताने के लिए। और मुझे लगता है अब मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तब मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ। अभी मैं आपको सुनाती हूँ अपनी बेबी की स्टोरी। और मैं जैसे आपको बता दूं, मैंने झूठ नहीं बोला है, मेरे ट्विंस बेबी ही थे, और वो थे शिवा के टाइम में। तो इसकी स्टोरी आप पूरी सुनिएगा। ब्लॉग हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो प्लीज पूरा सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा कल को आपके साथ भी हो जाए। सो प्लीज इसको पूरा देखिए। जब मैं ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मेरा वेट 49 kg था।
लास्ट में 9th मंथ का आपको बता रही हूँ, 9वें महीने का वेट मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद मुझे नहीं पता, मैंने वेट नहीं करवाया काफी टाइम तक। बट एक बार क्या हुआ, जैसे स्कूल में पीटीएम था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी शुभी की, तो उस टाइम मैं उसके साथ गई। तब मैं अचानक से हैरान हो गई, ये बात है शायद 6-7 महीने का होगा उस टाइम शिवा। तो उस टाइम की बात है ये, मैं हैरान हो गई कि मेरा वेट 58 कैसे हो गया। मतलब मेरा वेट हार्डली यही रहता है 45, 47, 48, 49 मेरा। आप खुद समझ सकते हो, ट्विंस बेबी के साथ थी मैं, और मैं 9वें महीने का वेट आपको बता रही हूँ। उस टाइम मेरा वेट इतना था, और बाद में मैं परेशान हो गई। तो उस टाइम आप बोलते हो ना कि आप पहाड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, वो भी है, ऐसा नहीं है, मेहनत भी बहुत करते हैं, पर फिर भी बहुत होते हैं हमारे यहाँ पर। आपको हर घर में 2-3 मिल, आप मम्मी जी मेरी सासू माँ को देख लीजिए, वो भी बहुत मेहनत करती हैं, तो उनका भी वेट काफी ज्यादा है। और मैं सिर्फ अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जो भी अपने ऊपर ट्राई करती हूँ मैं वही आपको दिखाती हूँ। आपने रेमेडीज देखी हो, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड है या कुछ भी है, तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब मैंने वो अपने ऊपर ट्राई की है। अब वो आपके ऊपर कैसा वर्क करती है वो मुझे नहीं पता, बट उस जो मैंने आपको रेमेडी बताई थी वेट लॉस करने की, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है। तो आप उसको इजीली कर सकते हो। उसके साथ आप एक्सरसाइज भी कीजिए। मुझे नहीं पता आपके ऊपर वर्क करेगी या नहीं करेगी, पर मुझे जो अच्छा लगा उस टाइम मैंने शेयर कर दिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो मेरे ट्विंस बेबी थे, और शिवा के टाइम में ट्विंस बेबी थे मेरे। तो शुरू से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी। मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसकी जर्नी मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। और फर्स्ट प्रेगनेंसी जो शुभी की थी उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। उसकी मैं स्टोरी आपके साथ कभी आगे शेयर करूंगी, अभी नहीं करूंगी, आगे काफी टाइम की। मैं चाहती हूँ उस टाइम मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो, तो तब मैं आपके साथ वो जर्नी आपकी शेयर करूँ। तो ये बात है दिसंबर 2016 की। कि जब हमने प्लान किया था सेकंड बेबी के लिए, और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था उस टाइम, और मेरा 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, और 4th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया था। तो सेकंड ट्राइमेस्टर समझो आप चल पड़ा था उस टाइम। और उस टाइम मैं, उससे पहले मैंने एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि जिस टाइम शुभी से मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम मेरे बहुत ज्यादा ये हुए थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए थे, और बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड मुझे करवाने पड़े थे। तो सेकंड में मैंने ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि जब हमारी सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, तब हम बहुत कुछ समझ गए होते हैं, हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। प्रेगनेंसी जब हम फर्स्ट टाइम होता है तो हमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया है, बेबी पता नहीं कैसा होगा अंदर। और माँ को बहुत चिंता होती है, भले ही बच्चा पेट के अंदर है, अभी वो दुनिया में आया भी नहीं, अब हमने देखा भी नहीं है उसको, बट फिर भी हमें बहुत उसके साथ बहुत सा लगाव हो जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ था पहले। तो दूसरे में मैंने ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं ली। तो 3 महीने मेरे कंप्लीट हो गए थे, 4th मंथ मेरा चल रहा था। और उस टाइम मैं और मेरे हस्बैंड गए हॉस्पिटल चेकअप के लिए। फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम गई थी चेकअप के लिए। और फिर जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा, सोनोग्राफी, तो वो हमने करवाई। अल्ट्रासाउंड जब करवाया, तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवा रही थी अंदर, तो जो अल्ट्रासाउंड करवाने वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बताया वहां पे कि आपके ट्विंस बेबी हैं। तो मैं एकदम से मतलब कोई रिएक्शन नहीं था मेरा, कि एकदम दिमाग में आया कि ट्विंस बेबी। तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ट्विंस हो गए। फिर उसके बाद मैं ऐसे सोचने लगी कि ये भगवान, अब हमारे 3 बच्चे हो जाएंगे। उस टाइम की सोच मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं कैसे उनको पालूंगी, कैसे ये करेंगे हम, कैसे उनका बहुत सारी मतलब सबसे बड़ी बात होती है बच्चों को बड़ा करना, और उनको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं भी यही सोच रही थी। फिर जब मैं बाहर निकली तो मुझे थोड़ा सा, आप बोलोगे क्या है, पर मैं रियल सिचुएशन आपको बता रही हूँ। जब मैं बाहर निकली तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, बाहर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि हमारे डॉक्टर ने बोला कि मेरे ट्विंस बेबी हैं। और मैं थोड़ा सा परेशान हो गई, और मैं थोड़ा सा वहां पे रोने लग गई। तो मेरे हस्बैंड हंसने लगे, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ट्विंस हैं तो क्या हुआ, भगवान की उसकी मर्जी है, जो भी वो देना चाहता है। तो मैं थोड़ा सा ये हो गई थी, और उस टाइम थोड़ा सा परेशान हो गई थी। जो भी मेरी तरह होंगे उनको पता होगा, जैसे अगर सेकंड डिलीवरी में अगर आपको पता चले आपके ट्विंस बेबी हैं, फर्स्ट में आपके पहले ऑलरेडी एक बच्चा है, और सेकंड में जब आपको पता चलता है कि ट्विंस बेबी हैं, तो थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है। तो उस टाइम मेरे साथ भी हुआ था। और उसके बाद
चली गई मैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को मैंने बोला जैसे मेरे ट्विंस, मैंने कहा इसमें ट्विंस बेबी हैं। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आपके ट्विंस बेबी हैं। और तो उसके बाद मैं घर आ गई। मैं और मेरे हस्बैंड घर आ गए। तो मैं उनको बोली रही थी कि अब हम कैसे करेंगे, कैसे मैं उनको पालूंगी, आप तो घर से बाहर रहोगे, मैं कैसे दो दो बच्चों की ये करूंगी। मतलब उस टाइम ऐसी थी कंडीशन, ऐसा सोचती रहती थी मैं। उस टाइम थोड़ा टाइम मुझे ऐसा लगा कि फिर उसके बाद घर वालों को जैसे बताया, मम्मी जी को बताया, अपनी सास को बताया, तो वो भी खुश हो गए कि ट्विंस है। पहले तो उन्होंने देखा अल्ट्रासाउंड की, हाँ ट्विंस है, वो भी खुश हो गए। पर मैं थोड़ा सा, ये मेरे दिमाग में ही था कि करना तो मुझे ही पड़ेगा, बच्चों को देखना तो मुझे ही पड़ेगा, दोनों बच्चों को करना तो मुझे ही है। बस ये मेरे दिमाग में था, बाकी सारे खुश होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक माँ कैसे पालेगी बच्चों को, ये मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा था। तो उसके बाद बस सब कुछ ठीक रहा। मतलब 10-15 दिन मुझे इस सिचुएशन को ना हैंडल करने में लग गए कि मैं कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, भगवान तूने क्या सोच के मुझे दिया। मैं उस टाइम की सोच आपको बता रही हूँ, ऐसा ऐसा मैं सोचती रहती थी। फिर जब लगभग 10 to 15 डेज मुझे इसको एडजस्ट करने में लग गए, फिर मैंने मन बना लिया। मैंने बोला भगवान अगर तूने दिए हैं ना तो तूने कुछ सोच समझ के दिए होंगे, और अगर हम इनको पालने लायक है तब आपने दिए, क्योंकि कितने लोग हैं इस दुनिया में जो बच्चे के लिए तरसते हैं और उनको बच्चे नहीं मिलते हैं। तो बस मैंने सोच लिया कि अब नहीं, अब भगवान ने दिए हैं तो हमें उनको पालना है और हमें उनकी परवरिश करनी है। और कितने ही इधर ऐसे थे जो मुझे बोल रहे थे, हमें बोल रहे थे कि आपके जैसे बच्चा होगा तो एक बच्चा हमें दे देना। और आप समझ ही सकते हो अपना बच्चा किसी को नहीं दिया जाता। बहुत सारे जैसे ही पता चला सबको कि मेरे ट्विंस बेबी हैं तो सब ऐसा बोलने लगे कि हमें लेना है, एक बच्चा हमें लेना है, जिनके नहीं थे बच्चे हमारे इलाके में। तो पर मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती थी। और अब ये बात है जब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, उस टाइम मैंने सोनोग्राफी कराई, अल्ट्रासाउंड करवाया। वो सेकंड टर्म अल्ट्रासाउंड होता है, और जितनी भी प्रेग्नेंट आप लेडीज मेरा देख रही होंगी उनको पता होगा, सेकंड टर्म अल्ट्रासाउंड में हर चीज देखी जाती है बच्चों की। जैसे छोटी छोटी चीजें देखी जाती है कि बच्चे का हार्ट देखा जाता है, कहीं जैसे हार्ट में छेद तो नहीं है, या किडनीज देखी जाती हैं दोनों, कहीं बच्चे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, हर चीज बच्चे की देखी जाती है। तो उस टाइम मेरी भी सोनोग्राफी हुई। सेकंड टर्म अल्ट्रासाउंड जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, महंगा भी होता है थोड़ा सा, और वो वही वाला अल्ट्रासाउंड मेरा भी हुआ था। और मुझे याद है वो दिन, बहुत अच्छी तरह से याद है। और उस टाइम मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी ये अल्ट्रासाउंड करवाने। और जैसे ही मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल पहुंचे ना, तो डॉक्टर ने, जैसे मैं चेकअप करवा रही थी रेगुलर, तो डॉक्टर ने पहले ही सेकंड टर्म अल्ट्रासाउंड लिख दिया था, और उसकी हमें डेट लेनी पड़ती थी पहले से। तो ऑलरेडी मैंने डेट ली हुई थी, क्योंकि उसको करने में, आप जैसा आपको पता ही होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको करने में। और फिर मैं चली गई अल्ट्रासाउंड करवाने। तो अंदर चली गई अल्ट्रासाउंड करवाने, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा था। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने को, करते टाइम। और फिर उन्होंने मुझे 20 मिनट बाहर भेज दिया कि आप 20 मिनट बाहर चले जाओ, थोड़ा सा टहलो, थोड़ा सा घूमो फिरो, उसके बाद फिर से आप अंदर आना। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे कुछ प्रॉब्लम होगी। मुझे अच्छे से याद है, मेरा उस टाइम 6 मंथ चल रहा था, और 6 मंथ शायद कंप्लीट होने वाला था, बीच जैसे की बात है ये। तो मैं चली गई 20 मिनट जैसे बाहर, थोड़ी सी टहली, इधर उधर घूमती रही। और उसके बाद डॉक्टर ने फिर से अंदर बुला लिया, मैं फिर से अंदर चली गई। और फिर से जब करवाया अल्ट्रासाउंड कर, फिर से डॉक्टर ने की, तो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे बोला कि आपका एक बेबी पेट के अंदर खत्म हो गया है। और आप समझ सकते होगे उस टाइम मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी, जब अंदर ही अल्ट्रासाउंड हो रहा था और डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि एक बच्चा आपका पेट के अंदर खत्म हो गया है। तो मैंने बस उनको इतना पूछा, डॉक्टर को इतना पूछा, मतलब जो मेरी मुंह से आवाज निकली उस टाइम, मैं उसको आपको बता रही हूँ कि अब मेरे दूसरे बच्चे का क्या होगा। मतलब दूसरा बच्चा तो ठीक है, क्योंकि अगर जैसे आप देखोगे ना, तो पहले बार भी मेरा सिजेरियन सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई थी, और दूसरी बार भी मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी। तो मुझे पता था कि अभी जैसे 6 मंथ चल पड़ा है, तो शायद अगर मेरी भी दूसरा बच्चा भी नहीं हो, ये होगा, तो शायद मेरा फिर से ये होगा, और हम तीसरे के लिए कभी भी मैं ट्राई नहीं कर पाऊंगी फिर, मतलब हम नहीं देख सकते हैं तीसरा बच्चा। तो बस उस टाइम तो जैसे ऐसा लगा कि मेरी हिल गई है सब कुछ, जमीन हिल गई है जैसे अंदर से। फिर मैं वैसे जैसे बेड से उठी और अंदर मम्मी की तरफ, बाहर मेरी मम्मी बैठी हुई थी, तो मम्मी की तरफ मुझे याद है
मैं मुस्कुराती हुई निकली थी मम्मी की तरफ, और मेरे चेहरे पे एक मतलब बोलते हैं ना, गम को छुपाने वाली मुस्कुराहट थी। उसको देख के मैं बाहर निकली जैसे, और मम्मी बोल रही थी, मम्मी ने मेरा चेहरा देख लिया, मैं हंस रही थी। मम्मी ने बोला कि "अ, क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने"। तो मैं थोड़ी देर पहले बैठ गई, फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, एक बच्चा पेट में ख़त्म हो गया है, ऐसा बोला डॉक्टर ने। और उस टाइम ऐसे पागलों वाली कंडीशन हो गई थी, तो मैं फिर मम्मी को साथ लेके वहाँ चले। और मम्मी, जैसे आपको पता ही है माँ का दिल कैसा होता है, तो वो थोड़े और ज़्यादा घबरा गए थे। और उन्होंने, डॉक्टर ने अंदर ही बोल दिया था कि आपको जैसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी, अब आप डॉक्टर के पास एक चली जाओ, एक बार चेक करवा लो डॉक्टर के पास। तो मैं चली गई डॉक्टर के पास। जैसे गई, पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में थे, तो वो नहीं आए, गायनी वाले जो डॉक्टर थे। मैं बाहर वेट करती रही, फिर मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसा हो गया है, ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। तो जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद हमारे पास ही में वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ पे गायनी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास मैं चली गई मम्मी को लेके, और उनके पास मैंने बोला, जब मैंने दिखाया उनको, अपना अल्ट्रासाउंड दिखाया, तो पहले तो उन डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा डराया, मतलब बहुत डराया उन्होंने कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, अब माँ की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। और सेकंड, दूसरा बेबी जो बता रहे थे, जो मेरा शिवा है अभी, उनको उन्होंने बोला कि बेबी ठीक है, पर हम उसके साथ मोह नहीं रखेंगे। मतलब ये नहीं होता, क्योंकि ऐसे बच्चों में होता है कि उनके फेफड़ों में पानी भर सकता है। बहुत कुछ उन्होंने बताया जो मैं नहीं बताना चाहती अभी आपको यहाँ पर। और उन्होंने बोला, बट माँ की जान को बहुत खतरा है, जैसे माँ को हो सकता है कोई नेचुरल सी बात है, अगर कोई अंदर चीज है, और आप समझ सकते हो, कोई अंदर, जैसे कोई चीज अगर अंदर आपके पेट में है, वो मर गया है, जैसे बोलना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, गले की चीज या कुछ भी, तो उससे पॉइजन होगा, पॉइजन फैलेगा बॉडी में। अगर आपके बॉडी में पॉइजन होगा तो उससे तो बहुत सारे, ये तो होगा ही, बहुत सारी दिक्कतें आपको होगी। जैसे हो सकता है आपको, उन्होंने बहुत कुछ बोला था, आपको कैंसर हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है, आपको बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और उस टाइम तो मम्मी की हालत बहुत खराब थी। मैंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, मुझे पता था अगर मैं रहूंगी तो मम्मी का दिल भी टूटेगा बहुत। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे जो स्टाफ है अपना, जो नर्सें थी पूरी, उनको बुलाया वहां पे, और उन्होंने बोला ऐसा ऐसा केस है। मैंने इतने केस किए जिंदगी में हैंडल, बट इस तरह का केस मैंने सिर्फ एक हैंडल किया है। और उनको उन्होंने बोला बाद में, अ, ये हो गया था, खून की उल्टियां होना स्टार्ट हो गई थी। जो जैसा मेरी तरह जो केस था, उनको खून की उल्टियां स्टार्ट हो गई थी, और उनको फिर पीजीआई रेफर करना पड़ा था। तो बाद में उनके बोलते थे कि डिलीवरी हो गई थी और बेटा हो गया था उनके, ऐसा उन्होंने डॉक्टर ने उधर बोला। जो बोला उन्होंने वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर मैंने उस टाइम बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा कि ये क्या हुआ। मुझे पता क्या लगा, मैंने सोचा, जो जो जब मैंने जो 10-15 दिन मैंने ऐसे सोचा ना कि मैं कैसे पालूंगी, कैसे पालूंगी, मेरे ट्विंस बेबी हो रहे हैं, शायद भगवान ने मुझे उसकी सजा दी। मेरी सोच बस यही थी उस टाइम। मुझे जो भी मिलता था, जैसे बहुत सारे सहानुभूति भी जताते हैं उस टाइम, बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं, बहुत डराया भी मुझे कि अब आपका बच्चा हो सकता है, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारे। बट मैं सही बोलूंगी आपको, सच्ची बात बोलूंगी, मैं सिर्फ एक उस भोलेनाथ की पूजा करती थी। मैंने कभी ऐसा भी नहीं बोला भगवान मुझे आप ऐसा दो या वैसा दो, मैंने बस बोला आप जो भी दोगे वो ठीक है भगवान। बस भोलेनाथ की पूजा मैं करती थी, और मैंने कभी नहीं मांगा भगवान से कि आप मुझे ऐसा देना, मुझे वैसा देना। मैंने बस यही भगवान से बोला था कि आप जैसा भी करोगे वो मुझे मंजूर है। तो बस मैंने यही था। और मुझे जितने भी बोलते थे ना, डॉक्टर बोलते थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम, जैसे मैं उसी टाइम जब घर में आई तो घर वालों को बताया, तो घर वालों ने भी जैसे देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बहुत सारी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द थी, और बहुत सारी, मैं जैसे बता रही हूँ, एक मेरी टांग नहीं लगती थी, मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही थी उस टाइम। तो उसके बाद फिर भी मैं घर आई, मैंने हौसला रखा, मैंने
सोचा मुझे हारना नहीं है, मुझे अपना बस मुझे नेगेटिविटी अपने अंदर आने नहीं देनी है। मैंने पॉजिटिविटी रखी कि जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो भगवान जो भी करेगा वो ठीक करेगा। तो क्योंकि उस बेबी को तो नहीं निकाल सकते थे, उस टाइम उस बेबी को नहीं निकाल सकते थे और ना ही हम दूसरे बच्चे को निकाल सकते थे, तो मुझे उसी के साथ अब 9 महीने निकालने थे, उसी बेबी के साथ, ट्विंस बेबी के साथ, और उसके साथ जो मेरा ठीक बेबी था उसके साथ भी मुझे 9 महीने निकालने थे। ऐसा डॉक्टर ने बता दिया था कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपको 9 महीने ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उसके साथ मेरी बहुत सारी दवाइयाँ चली। डॉक्टर ने प्राइवेट में तो बोला था कि आप इधर एडमिट करवा दो इनको, इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इनको कुछ भी हो सकता है, हल्का सा फीवर भी हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आपको इनको यहाँ रखना पड़ेगा, तो इसलिए इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चली गई नेक्स्ट डे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई तो उसमें उस टाइम डॉक्टर ने बोला, देखा उन्होंने, पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं क्योंकि जो मैंने सोनोग्राफी दिखाई वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने जैसे लिख दिया था उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा गुस्सा कर गई कि आपने प्राइवेट वालों को दिखा दिया है। तो मैंने उनको बताया कि आप उस टाइम ऑपरेशन थिएटर में थे, तो वो लेडी डॉक्टर थी, वो उन डॉक्टर का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा हौसला बताया। जो प्राइवेट वाले थे उन्होंने मुझे बहुत डराया, बट जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने मुझे हौसला बताया कि कोई बात नहीं, हम देखेंगे, जो भी होगा वो मंजूर खुदा होगा। एक बच्चा ठीक है तो बस हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे, अब दूसरा जो नहीं है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक बच्चा ठीक है तो हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम बस वो था। और उसके बाद मेरे हर 15 दिन में टेस्ट होते थे, बहुत सारे टेस्ट होते थे। ऐसी जो 6-7 ऐसी बड़ी बड़ी जो होती है, क्या बोलते हो यार उनको, वो लेते थे, बॉटल्स होती हैं जो छोटी छोटी इतनी टेस्ट की, तो हर 15 डेज में मुझे वो देना होता था। और मेरी कॉपी में बहुत मोटे मोटे, हालांकि उन डॉक्टर ने मुझे हौसला बताया बट फिर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में मेरी कॉपी जो बनती है उसमें लिखा था कि इस बच्चे की हम गारंटी नहीं लेते हैं, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसके फेफड़ों में पानी भर सकता है, ऐसे बच्चे, मतलब बहुत कुछ उन्होंने लिखा था उसमें। और जब मैं कॉपी करके ऐसे टेस्ट करवाने जाती थी एसआरएल लैब में, तो वो सारे जितने भी लोग होते थे पहले मेरे मुंह की तरफ देखते थे और पूछते थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। सो बस हर 15 डेज में टेस्ट होते थे, हर 15 डेज के बाद मुझे अल्ट्रासाउंड रिपीट करना होता था। मैं जिस बात से डरती थी मेरे साथ वही दूसरी बार फिर से हुआ। और उसके बाद जब 1 महीने तक, मतलब एक रख लो या पौने महीना हो गया था, उसके बाद आई 7th मंथ मेरा स्टार्ट हुआ। 7th मंथ के बीच जैसे की बात है ये, मतलब रख लो आप 6.5 महीने मुझे कंप्लीट हो गए होने, 6.5 नहीं यार, हाँ 6.5 महीने कंप्लीट हो गए होने, लगभग 5-6 दिन थे शायद, या 5-6-7 दिन थे, जो 7 महीने हैं उसको पूरा होने में, 8th मंथ जो मेरा लगना था। तो उस टाइम फिर से मुझे मेरी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, मुझे पेन स्टार्ट हो गई, लेबर पेन स्टार्ट हो गई। और वो दिन मैंने कैसे निकाला है वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं यहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया था नए घर के लिए, और मैं नए घर में रह रही थी, वहाँ पे रहते थे साथ में मेरे ससुर, और क्योंकि यहाँ पे हमारी जैसे गाय वगैरह भी थी तो सास मेरी यहाँ पे रहती थी। और उस टाइम मुझे ऐसी नौबत आ गई थी कि रात को मुझसे जैसे खाना भी नहीं बनाया गया, और बहुत पेन हो रही थी बहुत, और मेरी दादी सास भी वहाँ पे थी, और जैसे मुझे खाना बनाना था तो मैंने दादी सास को अपने बोला पहले कि मुझे पेन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है मेरे। तो फिर दादी ने शायद, मैं, और आप समझ सकते हो ऐसी बातें ससुर को नहीं बताई जा सकती, मैंने सोचा मैं सास को भी क्यों टेंशन में डालूंगी, शायद ऐसे ही होगी, सुबह तक ठीक हो जाएगी। और उस दिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। तो सुबह मैंने अपने हस्बैंड को भी बता दिया था कि मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रही है, बट मैं उनको भी ज़्यादा टेंशन में नहीं देख सकती, क्योंकि जब आदमी घर से बाहर होता है, अकेला होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और सुबह जैसे नहीं पेन खत्म हुआ, मैंने अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजा। और उसके बाद घर से, इधर से आए, नए घर में जैसे मैं थी, इधर से आए, फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि हाँ डिलीवरी हो सकती है और हम यहाँ पे आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। तो उन्होंने फिर मुझे रेफर कर दिया कमला नेहरू शिमला में, अगर कोई शिमला से है तो उनको ज़्यादा पता होगा, KNH जो गायनी का ही है स्पेशल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रेफर कर दिया था। और जब यहाँ से फिर चले गए, हम वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे हुए मेरे, और मुझे पहले तो लेबर रूम, 2 रातें मैंने लेबर रूम में ही काटी हैं वहाँ पे।
और वहाँ पे भी बिल्कुल नर्क जैसा मैंने भोगा है बच्चों के पीछे। सबसे पहले तो आपको एक बात बोलनी चाहूंगी इस वीडियो के बीच में भी और सबसे लास्ट में भी बोलूंगी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर, क्योंकि माँ बहुत कष्ट झेलती है हमें, जैसे बच्चा पेट के अंदर भी होगा और जब उसको पालती है तब भी बहुत कष्ट झेलती है। सो प्लीज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर। हम इतने बड़े ना होते अगर हमें हमारे माँ ने हमें पैदा ना किया होता और माँ पापा ने हमें अच्छी सी परवरिश बड़े ना किया होता तो हम शायद इतने बड़े ना होते। तो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और उसके बाद वहाँ पे शिमला में बहुत टाइम लगा मेरा, और मुझे वहाँ पे लगभग शायद 15-16 डेज वहाँ पे लगे मेरे, और 2 डेज मेरे लेबर रूम में कटे, और उसके बाद मुझे रेफर कर दिया उन्होंने वार्ड में। वहाँ पे मेरा जैसे जो बेड होता है वो ऊंचा कर दिया था, मुझे याद है। हॉस्पिटल में जितने नॉर्मल वार्ड में थी, जो जनरल वार्ड होती है वहाँ पे मैं थी, कोई स्पेशल रूम नहीं था, जनरल वार्ड में थी मैं वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे याद है मेरा जो बेड था सबसे ऊंचा हुआ करता था उस टाइम, क्योंकि वो काफी ऊपर उठा दिया था, नीचे से होता है ना जैसे लगाते हैं ईंटें वगैरह, तो बहुत ऊंचा उठा दिया था उन्होंने वो बेड भी। और तो वहां पे मेरी 15-16 दिन लगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती और दिन, मुझे ऐसा लगा, बहुत सारी दिक्कतें थी जो मैं आपको बता भी नहीं सकती आपको। तो मैंने मम्मी मेरे साथ थी उस टाइम, मम्मी को मैंने बोला मम्मी मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, और डॉक्टर मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, और अगर मैं यहाँ पे रही तो मैं यहीं पे ही मर जाऊंगी और मेरा बच्चा भी साथ में मर जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर से मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी। तो वो मैंने बोला, मम्मी ने बोला नहीं, अगर डॉक्टर नहीं भेजेंगे तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और मैंने क्या किया कि डॉक्टर उस टाइम आए, मैं 2 दिन से डॉक्टर को बोल रही थी, जैसे टीमें होती है वहां पे। तो एक जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला आपको नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर आपको भेजेंगे यहाँ से भेजेंगे आपको फिर से वो रेफर करेंगे आपको, तो आपको नहीं जाना है यहाँ से, आपको अभी नहीं भेजेंगे। तो सेकंड डे जब डॉक्टर आए तो मैंने उनको खुद ही लिख के दे दिया था। उन्होंने बोला अगर आपको जाना है तो आप खुद लिख के दो, और फिर मतलब ये नहीं कर सकते हम। और मैंने उस टाइम खुद लिख के दिया था, और घर वालों को मैंने फोन किया मुझे छुट्टी हो गई यहाँ से। आज मैं ये सच्चाई आपके साथ बता रही हूँ, घर वालों को मैंने फोन किया कि मुझे छुट्टी हो गई है, यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है मुझे। और फिर घर वाले जैसे गाड़ी लेके आए थे, और फिर मैं चली आ गई घर, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगर इसी तरह से रेस्ट करनी है, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लिखी है, तो मैं ऐसे घर में पड़ी रहूंगी। उस टाइम मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो गया था, 8th मंथ के भी मुझे लगता है लगभग 7-8 दिन हो गए थे। 8th मंथ 7th मंथ कंप्लीट हुआ और 8th मंथ चले हुए। तो फिर मैं आ गई घर, और घर में मैं नए घर में पड़ी रही 1 महीना। मैंने बिल्कुल बेड रेस्ट किया, मैं पूरे बेड में मैंने वैसा ही ऊंचा कर दिया था अपना बेड। पर ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बेड में रहती थी, मैं चलती फिरती भी थी बाहर, बस सीढ़ियाँ उतरती नहीं थी, सीढ़ियों में उतरती नहीं, बस सीधे सीधे चल पड़ती थी। और मैं बाकी जैसे खुद करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं बिस्तर पे ही सब कुछ करती थी। तो 1 महीना जैसे तैसे मैंने बिस्तर पे काटा, और उसके बाद जब मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो गया उस टाइम मैं फिर से गई अपने जो लोकल हॉस्पिटल है जिन्होंने मुझे रेफर किया था कमला नेहरू के लिए, उन डॉक्टर से मैं मिलने गई और उनसे जैसे चेकअप करवाने गई अपना। तो उन्होंने जैसे मैंने शिमला की रिपोर्ट्स वगैरह भी उनको सब कुछ दिखाई, उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स भी दिखाई, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये तो मैंने रेफर किया था और आप कब आ गए उन्होंने बताया। तो मैंने ऐसा ऐसा दिखाया उनको कि हाँ, उन्होंने पूरे टेस्ट वगैरह देखे। फिर मैंने बोला आप अब मुझे शिमला रेफर मत करना, आपको जैसा भी करना है आप इधर कर लो टेस्ट, जो भी आप डिलीवरी मुझे यहीं करवानी है, मुझे शिमला में नहीं करवानी है। और ये शायद 16, 17 या 18 मई की ऐसी बात होगी शायद। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैं नहीं भेजूंगी, अब आपको शिमला नहीं भेजूंगी मैं, हम आपकी डिलीवरी यहीं करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है आपको सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ेगी। पहले तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा था, जो अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया तो उन्होंने देखा वो अल्ट्रासाउंड, और जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उन्होंने मुझे भी बता दिया था कि आप कहीं और डिलीवरी मत करवाना, क्योंकि जो नेक्स्ट जो बेबी है एक जो अंदर पेट में क्या बोलूँगा, मेरे से बोला नहीं जा रहा, कि पेट में खत्म हो चुका था, तो उसका जैसे पार्ट्स पार्ट्स हो गए हैं अंदर। और तो आप कहीं भी और रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक भी पार्ट पेट में कहीं छूट गया तो शायद आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए आप कहीं और डिलीवरी मत करवाइएगा। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी डिलीवरी करवा देंगे। उन्होंने देखा, और वैसे मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो थी शायद 16 जून,
और मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आप 24 मई को आ जाइए और 24 मई को आपकी डिलीवरी करवा देंगे, आपका सिजेरियन होगा। इतना तो मुझे पहले भी पता था कि मेरा सिजेरियन ही होगा, पहली डिलीवरी सिजेरियन हुई थी, सेकंड भी मेरी सिजेरियन होगा, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर हम जब चले गए 24 मई को हम चले गए सुबह, तो सुबह जैसे बताया डॉक्टर ने एडमिट कर लिया हमें। 9th मंथ में ही मेरी कर दी थी डिलीवरी उन्होंने। और फिर उस टाइम मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, सब साथ थे, मम्मी मेरे साथ थी, मेरी सासू माँ थी, हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ थी उस टाइम। तो चले गए थे, सब बहुत डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत कुछ लिखा था। और उस टाइम फिर सुबह जैसे चले गए तो मेरा शायद सेकंड नंबर था, मेरा ऑपरेशन का, जो सी सेक्शन होता है उसका सेकंड नंबर था। मेरे से पहले एक गई, उसके कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर से निकाल। ये दोपहर की बात है, 24 मई 2017 की बात है ये। और उस टाइम शायद दोपहर के 1 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैं जैसे अभी प्रिपेयर हो ही रही थी, उस टाइम मुझे फिर से एक बार ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊं अभी यहाँ से, कहीं मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। जो मैं अपनी फीलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। और फिर मुझे लगा जैसे उन्होंने ग्लूकोज वगैरह लगा दिया, पहले प्रिपेयर करना पड़ता है, ड्रेस वगैरह पहना दी, उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद उसके बाद आपका ऑपरेशन होता है। तो फिर मैंने अपना दिल मना लिया कि अब करवाना तो पड़ेगा, जैसा भी होगा, मतलब करना तो पड़ेगा, जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। फिर मैं चली, जब जैसे मेरे से आगे गई, उनको ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया। उनके ऑपरेशन में शायद गांठें बन गई थी, पहले भी उनकी सिजेरियन से डिलीवरी हुई थी, तो सेकंड डिलीवरी उनकी भी थी, तो उनकी शायद गांठें पड़ गई थी वो, तो उनको डॉक्टर ने भेज दिया। और सीधा ही जैसे मैंने सोचा अभी उनको टाइम लगेगा, उनको मैं आते हुए देखूंगी, पर जैसे मुझे अभी उनको 5-10 मिनट गए हुए और मुझे बुला लिया एकदम से, सेकंड नंबर पे थी जैसे मैं। तो मैंने बोला इतनी जल्दी कैसे हो गया भाई उनका ऑपरेशन, क्योंकि टाइम लगता है, जैसे स्टिचेस वगैरह भी लगते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। फिर मैं चली गई और अंदर ऑपरेशन थिएटर में चली गई, एक जैसे एनेस्थीसिया देते हैं। और उसके बाद ये आंखें तो शायद उन्होंने मेरी कवर की हुई थी या नहीं की हुई थी, पर मैंने शायद आंखें नहीं खोली थी। और उस टाइम ऑपरेशन लग गया, पता तो नहीं चलता, बट सुनाई आपको सब कुछ देता है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया है वो हमारी जो बॉडी रीढ़ की हड्डी में लगता है ना, और वो हमारी यहाँ से नीचे हमारी बॉडी सुन्न होती है और ऊपर को आपको सब कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, डॉक्टर क्या बातें कर रहे हैं, सब कुछ आपको सुनाई देता है। तो जैसे ही उनको शिवा को, और जो मेरा सेकंड बच्चा है वो भी शिवा के साथ ही निकला है, शिवा के साथ ही वो भी निकला है, निकाला गया है या। तो जैसे ही शिवा को पेट से निकाला डॉक्टर ने, और एक तो ब्रीच था, ये बिल्कुल जैसे ब्रीच बोलते हैं, जैसे उल्टा था बच्चा। तो जैसे ही उसको पेट से निकाला, और ये बिल्कुल जैसे इसकी स्थिर थी ना कंडीशन, 6th मंथ में जो सेकंड टर्म अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें इसकी ब्रीच था, ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि आपका बच्चा ब्रीच है, मतलब उल्टा है बच्चा। तो उसकी ऐसे होता है कि बच्चा घूमता रहता है, उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, जैसे 9वें महीने में बच्चा फिर से पलटी मार सकता है, 7वें महीने में मार सकता है। तो मेरा ऐसा नहीं था, जैसे वो था वो स्थिर थी उसकी कंडीशन, वैसा ही वो रहा, उल्टा ही रहा। तो डॉक्टर ने जैसे वो निकाला पेट से, जैसे सिजेरियन करके निकाला पेट से, तो पेट से मुझे ऐसा सुनाई दिया था कि बच्चे ने जैसे निकलते निकलते इसने शुशु कर दिया है, डॉक्टर ने बोला। और फिर उन्होंने बच्चे के डॉक्टर को भी पहले ही बुला लिया था वहाँ पे, बच्चे के डॉक्टर पहले ही ऑपरेशन थिएटर में अवेलेबल थे, क्योंकि उनको पता था जैसे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो बच्चे को, तो उन्होंने इसलिए डॉक्टर को पहले ही बच्चे के डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में रखा था। तो जैसे शिवा को बाहर निकाला और डॉक्टर ने बोला कि सर जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कर रही थी, डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी वो, तो उन्होंने बोला कि सर इसने निकलते निकलते शुशु कर दिया है। फिर डॉक्टर ने ले गए, फिर डॉक्टर चली गई उनके पास, और शायद वो नर्सिस वगैरह सफाई कर रही थी या कुछ, ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, पर वो जैसे बोल रहे थे कि डॉक्टर, फिर सर मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे बच्चे फेफड़ों में पानी भर जाता है, ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ बोल रहे थे वहाँ पे। पर बट ये बच्चा हेल्दी लग रहा है, इसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है।
फिर डॉक्टर दोबारा से मेरे पास आई, तो सुनाई तो मुझे सब कुछ दे रहा था, बट मैंने एक बार भी डॉक्टर को नहीं पूछा, मुझ में ये हिम्मत नहीं थी। बस मैं यही सोच रही थी कि मेरा बच्चा जो भी हो भगवान बस अच्छा होना चाहिए, बस ठीक होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो मैंने डॉक्टर को, मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं एक बार भी डॉक्टर को पूछूं कि मेरा बच्चा कैसा है, क्या हुआ है, क्या मैंने डिलीवर किया है। तो फिर डॉक्टर मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला कि आपका बच्चा बिल्कुल सही है और आपके बेटा हुआ है। फिर पता नहीं क्यों मुझे एकदम से अंदर से खुशी हो गई, जब जैसे वो डॉक्टर के साथ भी बात कर रहे थे कि ये बच्चा स्वस्थ है सर, ऐसा कुछ नहीं है इस बच्चे को। और तो मुझे बस मेरे दिल से एक आवाज आई कि थैंक यू भगवान, थैंक यू लॉर्ड शिवा, मैंने मतलब आपने मेरी लाज रख ली। बस यही मेरी दिल से उस टाइम निकली थी और मेरा मन कर रहा था कि मैं अब बहुत रू, मतलब वो वाली नहीं कि उस भगवान पे मैंने इतना विश्वास किया और उसने मेरे विश्वास को बिल्कुल नहीं तोड़ा। तो मैं उसका बहुत मतलब दिल से शुक्रिया करना चाहती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उनके सामने बहुत रो, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा मुझे उस टाइम फील हो रहा था। जो भी मुझे फील हो रहा था वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद बस उसके बाद वही है 7 डेज तक हॉस्पिटल में रहना, और बच्चा भी भगवान की कृपा से अच्छा रहा। तो उसके बाद हमने सोच लिया कि इसका नाम जो भी रखेंगे, पहले भी हमने अपनी बेटी का नाम इसलिए रखा था, और जो भी रखेंगे वो शिव जी से रिलेटेड रखेंगे, और जो भी है ये भगवान भोलेनाथ का बच्चा है, हमारा नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है वो उसका है। तो उसके नाम पर ही हमने, क्योंकि वो भोलेनाथ का प्रसाद था, तो इसीलिए हमने उसका नाम फिर शिवोम रखा, शिव और ओम, ताकि हम हर बार, जैसे कभी भी मैं अगर भगवान को भूल जाऊं, मैं उनको कभी भी नहीं भूल सकती, लेकिन अगर कभी भी मैं उनका नाम ना ले सकूं तो मैं अपने बच्चे के जरिए उनका नाम ले सकूं। तो इसीलिए मैंने रखा था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसका नाम शिवोम रखा था, ताकि हम हर बार भगवान का नाम ले सकें। और उसके साथ ही मेरा दूसरा बच्चा भी निकाला था उन्होंने, और वो भी शायद बेबी बॉय था। तो वो भी, अब डॉक्टर जैसा बता रहे थे कि बच्चे का ना सिर बिल्कुल खराब हो चुका था, यहाँ से ऊपर बिल्कुल बच्चा खराब था और यहाँ से नीचे बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम देख सकें अपने बच्चे को ऐसा। क्योंकि जब आपने कोई चीज देखी नहीं है ना, तो तब तक ठीक रहता है। अगर आप अपनी कुछ चीज देख लेते हो, अपना जो बच्चा है, अपना अंश है, उसको देख लोगे, अगर वैसे देखोगे तो आपको बहुत कष्ट फिर होगा, बहुत दुख होता है। तो इसीलिए हमने नहीं देखा था, हमने क्या, किसी ने भी नहीं देखा होना, मेरे घर के किसी भी सदस्य ने नहीं देखा था, क्योंकि वो डॉक्टर ने जैसे अंदर से लपेट के दिया है, बाद में मुझे पता चला है ये। और उस टाइम तो मुझे सब कुछ पता चल रहा था, डॉक्टर क्या बात कर रही थी कि दूसरे बच्चे के लिए कपड़ा मंगवाओ, ये मंगवाओ, और इसका जैसे वो बोल रहे थे कि इसका एक पीस भी रखो, सैंपल के लिए हम भेजेंगे चंडीगढ़, क्यों ये ऐसा हो गया, इसका पीछे क्या रीजन था, इसके लिए भी वो बोल रहे थे कि इसका पीस हम चंडीगढ़ भी भेजेंगे। इस तरह से डॉक्टर वहां पे बातें कर रहे थे। तो बस ये थी मेरी ट्विंस बेबी डिलीवरी स्टोरी। मैंने ट्विंस बेबी डिलीवर किए थे। आई होप अब आप मुझे ऐसा नहीं बोलोगे मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो भी कभी झूठ ना बोले, क्योंकि कंडीशन चाहे जैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बट हमें सच बताना है। बस यही था मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद, क्योंकि मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती, जैसा आपने बोला, क्योंकि वो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनको लगा मैं जैसे झूठ बोल रही हूँ, तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और शायद मैं इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा देती, अभी नहीं बनाती मैं इस वीडियो को। और इस वीडियो से मैं कुछ शिक्षा भी आपको देना चाहती हूँ। हमेशा उस सर्वशक्तिमान पे भरोसा रखिए, वो ठीक करती हैं, वो जो भी करती हैं ठीक करती हैं। जब हम बोलते हैं ना कि हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, हम कैसे उनकी परवरिश करेंगे, कैसे, अरे हम पालने वाले कौन होते हैं, पालता तो वो है, हमारा तो सिर्फ नाम है, बस करता तो सब कुछ वही है। वो एक सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करता है। वो जब देता है ना, तो वो पहले से ही उसने सब कुछ रखा होता है, सोच के कि ये क्या करेगा, ये क्या। हर कोई इस दुनिया में जो भी आता है ना, अपनी किस्मत लेके आते हैं। मैंने जो 15 दिन में रोई ना कि मेरी ट्विंस बेबी है सेकंड डिलीवरी में, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, मुझे पहले ही दे दिए होते, शायद उसकी सजा मुझे मिल गई, और जो मैंने 9 महीने भुगती, पर उसके बाद भी मुझे भगवान ने इतना अच्छा फल दिया। मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ, अभी तक उनका शुक्रगुजार करती हूँ। और जब तक
मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक मेरी सांसें रहेगी, तब तक मैं उनका शुक्रगुजार करती रहूंगी। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, बट मुझे मेरा बस यही है कि वो अच्छे इंसान बने, भले कुछ भी ना बने जिंदगी में, कोई भी ओहदा उन्हें ना मिले, बस उनमें अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अच्छे इंसान बनने चाहिए। तो बस ये थी मेरी ट्विंस बेबी डिलीवरी स्टोरी, अगर आप इसको बोलते हो, जो मेरे साथ हुआ, जो वो मैंने सुना दिया। और कभी अगर भविष्य में जैसे कोई लड़कियां देख रही होंगी या कोई प्रेग्नेंट लेडीज देख रही होंगी या किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कभी अगर भविष्य में भी होगा तो एक बार मेरी वीडियो जरूर देख लेना। भगवान सब कुछ ठीक रखता है, मैं आपको बोलूंगी आप उस सर्वशक्तिमान पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक करेगा, वो सब कुछ ठीक करेगा और बाद में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, मैं इतना ही बोलूंगी। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगी इससे, और आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आएगी, तो प्लीज बताइएगा जरूर। और जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे मेरे सब्सक्राइबर के, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, मैं इतना आपको तसल्ली दिला सकती।